लोग इकोलॉजी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसका तीसरा पार्ट होगा जो है आपका जो इस क्लास में। अभी आपने देखा कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इसके बाद आपने यह भी देखा कि किस तरह से हमारे पास फूड चैन होती है, किस तरह से हमारे पास फूड वेब होता है जो है। उसी के आगे का जो क्रम है उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है उनका बैलेंस जो है। आज सभी सुनते हैं कि फला चीज़ों के अनबैलेंस के कारण ये समस्याएं हो रही हैं, ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। नेचर ने हर चीज़ को संतुलित करके पृथ्वी पर मानव जीवन की या सभी प्रकार के जीवन की संभावनाएं व्याप्त की हैं जो है, लेकिन हमारे आपके जो है या मानवीय खुरापातियों के कारण आज समस्याएं इतनी ज़्यादा भयावह हो गई हैं कि मनुष्य अपने अस्तित्व के खतरे से मंडरा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है उसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो जितनी ज़्यादा फूड चैन होगी आपके पास, जितनी ज़्यादा जो है फूड वेब होगा जो है, उनकी जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी आपके पास, विविधता होगी जो है, डाइवर्सिटी होगी जो है, उतना ही ज़्यादा आपका इकोसिस्टम बैलेंस होगा। तो जीवों की संख्या भी उतनी ही स्थिर होगी जो है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं या हम सब चाहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहे जो है, तो सभी को जो है अगर उचित मात्रा में भोजन दिया जा रहा है, उचित मात्रा में उनकी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है जो है, तो सभी का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अगर एक किसी विशेष वर्ग के फूड जाल को या फूड वेब को नष्ट कर दिया जाता है जो है, तो उसके कारण क्या होगा, वह दूसरी लिंक जिस पर वह उस जीव पर दूसरा कोई जीव निर्भर है जो है, उसकी लिंक टूट जाएगी। आप सभी को पता है कि हमारे नेचर में जो हमारा नेचर का जो सिस्टम है गिव एंड टेक पर निर्भर है। सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंसान की बात की जाए, इंसान सबसे असहाय जीव है नेचर के द्वारा। बाकी सभी जीवों में तो कुछ अपना वजूद भी बचा रह सकता है जो है, लेकिन आपदा अगर आएगी तो सबसे पहले जो है वह मनुष्य का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम किसी भी जीव जंतु में नहीं हुई है। इक्का दुक्का उदाहरण आपको अमेरिका के शेर के वहाँ सुनने को एक दो केसेस मिले जो है, और पूरी दुनिया में कहीं कोई केसेस देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि उसको जो खिलाया विलाया गया होगा उस मांस में इस तरह से चीज़ें रही होंगी जो है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो है इम्यूनी सिस्टम अगर खराब है तो वह मनुष्यों का है। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहे, तो उसका मतलब यही है कि हमारे पास जो नेचर के द्वारा विविधता दी गई है, चाहे जीव जंतुओं की विविधता हो, चाहे उनकी खाद्य श्रृंखला की विविधता हो, चाहे उनके खाद्य जाल की विविधता हो, अगर उनमें हम संतुलन बैठा लेते हैं जो है, तो हमारा इकोसिस्टम संतुलित रहेगा। लिंडमैन का मैंने आपको बताया था कि एक पर्यावरणविद हैं, उन्होंने ऊर्जा के सिद्धांत को दिया था, और इनका सिद्धांत 10% का नियम के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि एक पिरामिड में या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है वो केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर की जाती है। 90% ऊर्जा का वह खुद ही उपभोग कर लेता है। जैसे सबको पता है कि उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं जो है, और इससे उनके पास जो ऊर्जा निकल रही है, अगर वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हैं जो है, तो वो अपनी ऊर्जा का केवल 10% अपनी ऊर्जा का उन्हें ट्रांसफर करेंगे जो है। प्राथमिक उपभोक्ता अपनी ऊर्जा का 10% जो है द्वितीय उपभोक्ता में ट्रांसफर करेगा। द्वितीय उपभोक्ता अपनी ऊर्जा का 10% जो है तृतीय उपभोक्ता में ट्रांसफर करेगा। और उसके बाद आपके पास उच्च उपभोक्ता है या उच्च मांसाहारी हो गए या सर्वाहारी हो गए, उनके पास जो है वह 10% ट्रांसफर करेगा। इस तरह से अगर प्रोडक्टर के पास जो है, उत्पादक के पास 1000 ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को 100 ऊर्जा मिलेगी जो है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को 10 मिलेगा, उपभोक्ता को आपको 1% मिलेगा, और जो सर्वाहारी है उसके पास 0.1% जो है उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसी के यही सिद्धांत जो है वह लिंडमैन ने दिया था। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक उत्पादक जो होता है उसे सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, और जो सबसे टॉप मोस्ट पे बैठा रहता है उससे सबसे कम ऊर्जा हमारे नेचर के द्वारा प्रदान की जाती है। इस तरह से अगर हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं जो है, स्टैंड की बात करते हैं कि हमारा इकोसिस्टम स्थिर रहे जो है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो जो है, उसमें बहुत ज़्यादा
अनबैलेंस ना हो। तो इसके लिए बस यही चीज़ होती है कि जो आपके पास खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला की जो विविधता है जो है, अगर आप उसको स्थिर कर लेते हैं जो है, तो आपका वो इकोसिस्टम पूरी तरह से स्थिर रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होगी जो है, जैव विविधता उतनी अधिक होगी, और जैव विविधता जितनी अधिक होगी जो है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। सभी को पता है कि जैव विविधता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण का जो लेयर है, वहीं पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका मूल कारण है वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, और वर्ष भर वर्षा होने के कारण वहाँ पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, और वह जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं पहुँच पाता है, और इस तरह से वहाँ पर जीव जंतुओं की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। इन अमेजन के जंगलों को या इस लेयर को हमारी अर्थ का लंग्स कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो ऊर्जा जनरेट की जा रही है, ऊर्जा का मतलब ऑक्सीजन, इनके द्वारा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है वह ऑक्सीजन की मात्रा जो है 30% होती है, जो कि सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन के पर्याप्त भंडार की सुनिश्चितता बनी रहती है। तो ये जो इकोसिस्टम में स्थिरता की बात है, अगर इकोसिस्टम हमारा स्थिर रहेगा, इसका मतलब ये है कि सभी को ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ें आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो रही, ना तो किसी के पास एक्सेस है, ना किसी के पास उसका जो है वह कमी हो रही है। अगर इस स्थिति में होगी तो सभी जीवों का विकास नेचर के अनुकूल होगा, अन्यथा एक जीव अपनी जो है संकटापन या जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है, और दूसरे जीव की इतनी अधिकता हो रही है, उसकी अधिकता के कारण भी वह आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसा एक छोटा सा उदाहरण है, अगर हम पूरे विश्व पटल पर जो है अगर निगाह डालते हैं जो है, तो जीव जंतुओं में कोई भी पॉपुलेशन नियंत्रण का कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन नेचर ने उनको इस तरह से बनाया हुआ है कि ना तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हाँ, मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनकी जनसंख्या इस समय घट रही है, उनका अवैध शिकार किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम मनुष्यों को देखते हैं, जहाँ पर उनकी संख्या पहले कुछ लाखों में थी, बाद में बढ़कर करोड़ों में हो गई, आज उनकी संख्या बढ़कर जो है वह अरबों में हो गई है। इस समय पूरे विश्व में करीब 9 अरब के आसपास जनसंख्या है। भारत खुद जो है 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या के ऊंचे भार को वहन करने में असक्षम हो गया है, और उसकी पूरी बनाई हुई नीतियां विफल होती जा रही, क्योंकि आप उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपको भोजन देना होगा, आवास देना होगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होगी, अन्य सुख सुविधाएं देनी होगी, और मनुष्य की इस अधिकता ने नेचर को पूरी तरह से संकट में डाल दिया है, क्योंकि हम हर कोई जो है अपनी नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए नेचर के ऊपर ही निर्भर है। तो आज की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जनसंख्या की अधिकता से हर किसी प्रकार के संसाधन, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो, उन पर एक प्रकार का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि नेचर ने हर चीज़ को इक्वल ही बनाया हुआ है। उसका उन्होंने कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं बनाया है जिसका आप उपभोग करके, अगर वो नहीं मिलता तो हम किसी दूसरे का उपभोग कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लेते हैं जल का, तो नेचर ने जल का बस एक ही पेय पदार्थ आपको उपलब्ध कराया है, और ना ही उसके स्थान पे आप अगर जल नहीं मिलता है तो दूसरी चीज़ें मिलकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। छोटा सा उदाहरण है, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं स्थानापन्न की, इसको हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं जो है, जैसे कि एक चीज़ का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे मान लीजिए आपको चाय नहीं मिलती तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं, आपके पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की वैरायटी होती है, अगर आप एक नहीं पीते हैं तो दूसरा कोई पी लेते हैं, तीसरा स्वादानुसार पी लेते हैं, तो वो क्या हुआ, उसके कम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं जो है। लेकिन आपने अगर नेचर की चीज़ों पर निगाह डालेंगे तो नेचर ने ऐसा कोई कम्प्लीमेंट नहीं बनाया है कि अगर वे चीज़ें नहीं होंगी जो है तो आप उसकी दूसरी चीज़ को यूज़ करके जो है आप उसका जो है वह अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं जो। लेकिन अगर नेचर ने उन चीज़ों को बहुत विस्तार से, बहुत व्यापक मात्रा में दिया हुआ है, अगर आप उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं जो है तो आपकी लाइफ के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन हमारी लालच, हमारी अविवेक और हमारी जो है खुद की सोच जो है, जो क्यों मनुष्य एकदम सेल्फिश प्राणी है, केवल वह अपने बारे में सोचता है और वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, इसके कारण आज हमारा पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित हो गया है। आज हमारा इकोसिस्टम अपने
बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और उसी तरह से आपका इकोलॉजी को भी इफेक्टेड हुआ है। उसी तरह से हमारी जैव विविधता का भी बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। इन सब के कारण जो है आज जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता है वह पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहे जो है, तो उसके लिए हमें जीव जंतुओं के खाद्य जाल और खाद्य वेब को जो है सुरक्षित रखना होगा और उनकी जितनी ज़्यादा अधिकता होगी उतना ही हमारा पारिस्थितिक तंत्र स्थिर होगा। एक वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, चार्ल्स एल्टन। उन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड का सिद्धांत दिया। देखिए पिरामिड क्या होता है जो है आप सभी जानते हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जो है। कहीं पे ये पिरामिड जो है नीचे जो है उसकी संख्या अधिक होती है और टॉप पे जाते हैं तो घटता जाता है जो है। तो अगर इस तरह से त्रिभुज बन रहा है जो है, नीचे अधिक है और ऊपर जो है शिखर जो है उसका संकुचित होता जा रहा है और एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे वह शिखर जो नीचे से दो रेखाएं चली थी दोनों एक में जुड़ जाती हैं, तो ये पिरामिड सीधा हुआ। लेकिन अगर ऊपर से जो चौड़ा है और नीचे आके वो सकरा हो रहा है और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी वो बंद हो जाएगा, तो वो पिरामिड उल्टा होगा। तो अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो है कौन सा पिरामिड सीधा है, कौन सा पिरामिड उल्टा है, तो आपके पास 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक तो जीव संख्या का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर। अब यहाँ पे जो पिरामिड होता है वह क्या होता है कि जीवों की काउंटिंग के आधार पे उस पिरामिड को हम डिसाइड करते हैं जो है। अगर वह पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जो है, नीचे घटता जा रहा है तो उल्टा हुआ। अगर वो नीचे से बढ़ रहा है और ऊपर घटता जा रहा है तो आपका सीधा हुआ। तो जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है। अब जीव भार को समझ लीजिए क्या हुआ, वहां पे तो हमने जीवों की गणना किया 1 2 3, यहाँ पे हम उसके वेट को लेते हैं, वजन को लेते हैं। जीव भार का पिरामिड ऑफ बायोमास, अर्थात संख्या जीवों की तो काउंटिंग में अधिक होती है लेकिन उनका वेट बहुत कम होता है। एक अगर हम बात कर लेते हैं, एक हाथी की बात कर लेते हैं और एक तरफ हम एक जो है बकरी की बात कर लेते हैं जो है। तो अगर हम कम से कम 15 20 या 100 बकरी एक तरफ इकट्ठा करते हैं, एक तरफ हाथी इकट्ठा करते हैं। आपको पता है हाथी बहुत बड़ा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जो है जीव है। इससे पहले मैमथ होता था जो इसका पूर्वज था, आज के हाथी से वह 10 गुना बड़ा होता था। तो इस तरह से सबसे बड़ा जानवर है जो है, तो उसके वेट के आधार पे वो एक है, उधर 100 है। लेकिन आपका जो पिरामिड होगा वो पिरामिड में हाथी सुपर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसके वेट को ले रहे हैं, भार को ले रहे हैं, वजन को ले रहे हैं। तीसरा जो पिरामिड है आपका वो ऊर्जा का है, एनर्जी किस तरह से हम एडॉप्ट कर रहे हैं उसका पिरामिड हम लेते हैं जो है। तो जो जीव भार का पिरामिड है यह भी उल्टा और सीधा दोनों अवस्था में हो सकता है। लेकिन जो एनर्जी पिरामिड है आपका, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा सीधा ही होगा, क्योंकि अभी आपने लिंडमैन की परिभाषा भी अच्छे से समझ लिया है कि यहाँ पर जो पिरामिड नीचे ज्यादा एनर्जी को लेकर चल रहा है और ऊपर वह जैसे से जा रहा है एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है वो घटता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख एनर्जी नीचे उत्पादकता से शुरू हो रही है और टॉप पे जाते जाते जो है जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसको केवल 10 एनर्जी या 100 एनर्जी ही मिलेगी। अभी हम लोग आगे इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो इस तरह से जो है चार्ल्स एल्टन ने क्या किया, 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड बताया जो है, और इसीलिए जो है इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड का पिता भी कहा जाता है और इनके पिरामिड को जो है एल्टन पिरामिड्स भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपको पारिस्थितिकी पिरामिड ना मिले, अगर एल्टन पिरामिड मिले तो भी आप इससे जो है वह आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम बात करते हैं जीव संख्या का पिरामिड, अब देखिए जीव संख्या का जो पिरामिड है आपके सामने दिखाया गया है कि 1 पेड़ों का जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है। एक वृक्ष हुआ, अब उस वृक्ष पे नाना प्रकार के जीव जंतु निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है पशु पक्षियों को वहां से भोजन भी मिलता है, पशु पक्षियों को वहां से जो है वह आवास भी मिलता है और बहुत सारे जीव जंतु हैं ऑक्सीजन के लिए, अन्य चीजों के लिए उन पर निर्भर है। तो ये आप देख रहे हैं एक पेड़ है, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल शुद्ध शाकाहारी हैं। अब क्या होगा, उसी शुद्ध शाकाहारी पे आपके द्वितीय उपभोक्ता आ जाएंगे जो है, जो चिड़िया को खाता होगा, जो उस कीड़े मकोड़े को खाता होगा, जैसे ग्रासहोपर हो गया या मान लीजिए जो है कोई पक्षी हो गया जो शुद्ध शाकाहारी है जो है। अब उसी पे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आ गया, अब द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो उसको खा रहा है, उसके बाद तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। इस तरह से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी जो है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे
जीवों की संख्या, यहाँ पे संख्या की बात किया जा रहा है, नंबर ऑफ पिरामिड है आपका, तो नंबर ऑफ पिरामिड घटता जा रहा है, इसलिए यह पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा। तो जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है जो है, यह उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप उसको एनालाइज करके चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, दूसरा जो पिरामिड हमारे पास था, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब यहाँ पर संख्या तो अधिक होगी, लेकिन वेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है भार में वृद्धि, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उनका वेट बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम घटते जा रहे हैं उसका वेट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेट के, एक चींटी होती है, वो हजारों की संख्या में अंडे देती है, और एक हाथी होता है वो केवल एक बच्चे को जन्म देता है, उसका प्रजनन काल भी बहुत लंबा होता है। आपको पता होगा जो है हाथी का प्रजनन काल सबसे लंबा होता है, करीब जब 36 माह 3 साल के आसपास। और हाँ, जो चींटियां होती हैं साल में पता नहीं कितनी बार अंडे देती हैं। तो इस तरह से अगर संख्या की बात की जाएगी, संख्या किसकी ज़्यादा हुई, संख्या सबसे ज़्यादा आपकी जो है चींटी की हुई। लेकिन अगर वेट की बात किया जाए तो वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाथी का होगा। तो इस तरह से जो है अगर यही पिरामिड हम उस तरफ जाते जो है संख्या वाले पिरामिड में, तो वो सीधा बन जाता। लेकिन हम जब भार वाले पिरामिड में आएंगे जो है, तो ये पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एक सामने एक आपको जो है छोटा सा चार्ट दिखाई दे रहा है जो है, डाइटम और फाइटोप्लैंक्टन। आपको पता होगा कि ये जो मछलियों का भोजन होता है जो है, प्लैंक्टन एल्गी होती है एक प्रकार की जो है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपने डागर बैंक, ब्रॉड बैंक, ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे दो समुद्र आके मिलते हैं जो है, वहाँ पे प्लैंक्टन के विकास की उपयुक्त दशाएं होती हैं। ज्योग्राफी की बातें हैं ये। तो वहाँ पर जहाँ पर प्लैंक्टन होगा जो है, भोजन सामग्री होगी, वहाँ पर मछलियाँ जो है अधिक मात्रा में होगी, या उस पर निर्भर वाले जीव जंतु की संख्या अधिक होगी जो है। तो ऐसे जो जीव जो केवल प्लैंक्टन खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे शुद्ध शाकाहारी मछली, जो छोटी मछलियाँ होती हैं वह शुद्ध शाकाहारी होती हैं, वह जो है केवल और केवल उन्हीं पर निर्भर करती हैं। अब आपको पता होगा मछली का भोजन होती है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो शाकाहारी मछली हमको मिलती है जो है, छोटी मछली क्या करती है, बड़ी मछली को खाती है। अब उसके और ऊपर जाते हैं जो है, तो उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं व्हेल मछली जो है, तो व्हेल मछली जो है आपकी मैमल्स है, आपको पता होगा स्तनधारी है जो है, और पृथ्वी पर जीवों की संख्या में वेट के हिसाब से सबसे बड़ा जीव है नील व्हेल। सभी इसको जीएस में पढ़ते हैं जो है। और इस तरह से आपने देखा कि एक तरफ तो उसका वेट को रखा गया, संख्या उनकी बहुत कम है, लेकिन जो है उनका वेट बहुत ज़्यादा है जो है। तो इस तरह से एक तालाब के पिरामिड तंत्र का जीवभार हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि जो है नीचे जो है एल्गी है, उस तरह से जो शाकाहारी वो छोटे ही होंगे, बहुत बड़े नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मांसाहारी जो है, तो एक तालाब का पिरामिड तंत्र का जीवभार उल्टा होगा। यहाँ पर जीव भार का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों प्रकार का होगा। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से आपको अपने आंसर को रिप्लाई करना होगा। अगर अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो तीसरा पिरामिड हमारे पास है, ऊर्जा का पिरामिड जो है, ठीक है, एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, तो आप देख रहे हैं कि आपको ये चार्ट में दिखाया गया लॉस ऑफ एनर्जी जो है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी लॉस होती जा रही है, और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर एनर्जी पूरी जो है जीरो की अवस्था में, माइनस में चली जाएगी जो है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्पादक वर्ग है, तो उत्पादक का पता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो आपके जो है जैसे हरे पौधे हो गए, घासें हो गई जो है, यहाँ से उनको जो है 1 लाख ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जब उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता को, तो वह यह 90% ऊर्जा खुद अडॉप्ट कर ले रहा है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है। तो प्राथमिक उत्पादक को केवल जो है 10,000 एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब द्वितीय उत्पादक के पास जब ऊर्जा ट्रांसफर की जा रही है, जो शाकाहारी को खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है जो है, तो इस अवस्था में आप देखेंगे जैसे बकरी हो गई और भेड़िया उसको खा रहा है, तो उसको केवल 1,000 ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब अगर उसके ऊपर हम जाते हैं तृतीय उपभोक्ता में, तो तृतीय उपभोक्ता जो उच्च मांसाहारी है, वह उसे केवल 100 ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगर हम शेर की बात कर रहे हैं जो है, जो भेड़िए को खा रहा है जो है, तो उसको केवल कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसको 100 ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उच्च मांसाहारी जो केवल और केवल मांसाहारी होता है, उसे कोई नहीं खाता है, जैसे आपका जो है शेर हो गया, चील हो गया, या आपके जो है जो अन्य आएंगे इसमें जो है, तो उनको कितनी ऊर्जा मिल रही है, उनको केवल 10 ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और टॉप मोस्ट पे आपका आ जाएगा सर्वहारा,
जो आपको शाकाहारी मांसाहारी सभी प्रकार के जीव जंतुओं को खाता है जो है, जैसे मनुष्य हो गया जो है। तो ये आपका जो है वह ऊर्जा का स्रोत है। जैसे आप कहते हैं कि बाकी जानवर कुछ और भी होते हैं, जैसे कौवा हो गया, मोर हो गया, ये भी सर्वाहारी में आते हैं, लेकिन उनकी जो खान पान में परिवर्तन हुआ है वो उनकी व्यवस्था थी जो है। आपने जो खान पान में परिवर्तन किया केवल अपनी वासना के लिए और अपनी जो है लिप्सा जो है, जो अपने क्या कहते हैं जीवा को संतुष्ट करने के लिए किया जो है। लेकिन उन जानवरों ने जब उनके पास जीवन का अस्तित्व मंडराने लगा तब वे मांसाहारी हो गए या शाकाहारी हो गए जो है, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिला जो है। लेकिन अगर मनुष्यों की बात की जाती है तो मनुष्यों ने जो अपने आहार में परिवर्तन किया है, वह नित्य नए आहार को वह ग्रहण कर रहा है, उसके पीछे बस यही कारण है, वह जो है वह अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो है और अच्छा खाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम पैदा हुई है चाइना के द्वारा, ये भी उसी का एक कारण है जो है। मनुष्यों को जो है इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन की जो है विविधता नेचर ने उपलब्ध कराई है, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नहीं है। वह अब उसको जो है वायरस या चमगादड़ का सूप या पेंगुइन का सूप पीने के कारण जो समस्या पैदा हुई है जो है, उन सब के कारण आज पूरी दुनिया तबाही के कगार पे पहुंच गई है जो है। तो ये हमारी जो है या इस मानव जाति का ही जो है विभत्स रूप देखने को हमको मिल रहा है कि किस तरह से जो है लोग अपने ही अस्तित्व के लिए जो है खतरा बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा, जबकि जीवभार और आपका जीव संख्या का पिरामिड जो है उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है वह आपके संशय नहीं होने चाहिए, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा केवल एक ही अवस्था में होगा। अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र और जो है पर्यावरण, तो लगभग दोनों एक दूसरे के बहुत ही एक सिक्के के दो पहलू हैं जो है। बहुत कम अंतर है पारिस्थितिक तंत्र को लेकर। पर्यावरण का हिस्सा आपका पारिस्थितिक तंत्र होगा, इकोलॉजी उसी का हिस्सा है जो है। तो इस तरह से थोड़े से शब्दों का विशेषीकरण कर दिया गया है, लेकिन बात जाकर वहीं पर ख़त्म होती है कि अगर कहीं भी अनबैलेंस होगा तो आपको असुविधा होगी। तो इस तरह से ये टॉपिक तो छोटा था जो है, लेकिन आपके समझने के लिए थोड़ा सा कठिन था। इससे पहले कक्षा में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो इसको हमने दोबारा डिस्कशन कर लिया। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पढ़ते समय आप उन क्वेश्चनों को थोड़ा सॉल्व करिएगा। खाद्य जाल का ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है, दो दिशाओं में होता है, तीन दिशाओं में होता है, चारों दिशाओं में होता है। तो आपको पता होगा कि अभी आपने पिरामिड, ऊर्जा वाला पिरामिड जो देखा, खास श्रृंखला का जो ट्रांसफर होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, इस तरह से एक दिशा में होता है। इससे आपका जो आंसर होगा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर ए सही है जो है, कि खाद्य जाल का जो ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। अभी जो हमने ऊर्जा का पिरामिड पढ़ा, अगर उसको आप थोड़ा सा समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन करने में आपको असुविधा नहीं होगी। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो अभी आपने पढ़ा कि पारितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो एकदम सीधा होता है, उसमें किसी भी प्रकार का उल्टा या ऊपर नीचे होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसमें भी दूसरे भी प्रश्न का उत्तर आपका ए ही होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, एक खाद्य श्रृंखला के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? आपको पता है ऊर्जा का 90% का ह्रास होता है, क्योंकि वह जो उस श्रेणी का जो उपभोक्ता है 90% खुद रख लेता है, 10% ही ट्रांसफर करता है। तो इसलिए इसमें जो है 90% ऊर्जा का हास्य होता है और 10% ऊर्जा दूसरे को मिलती है। इसी को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। पारिस्थितिकी स्तूप को ही पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा शब्द यहाँ बदल गया है। पारिस्थितिकी स्तूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो है या पारिस्थितिकी जो स्तूप है उसका सिद्धांत चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। ओडम भी आपके इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, टांसले भी इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और डार्विन जो है बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक हैं जो है। तो इस तरह से आपको चारों ऑप्शन अगर जानते रहेंगे जो है तो आपको एक ऑप्शन अच्छे से चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तीसरे का आंसर आपका ए सही होगा। पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 10% का नियम देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? अभी आप इसकी चर्चा कर ही चुके हैं। लिंडमैन ने जो है ऊर्जा के ट्रांसफर में जो है उन्होंने 10% का सिद्धांत दिया, इसलिए इसको हम लोग 10% के नियम के नाम से जानते हैं कि 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला
में कितनी कड़ियाँ होती हैं जो है, तो आपको पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, एक सर्वहारा होता है। तो इस तरह से आपके पास आहार श्रृंखलाओं की 4 श्रेणियां उपलब्ध हैं। तो इसका उत्तर 6 का जो क्वेश्चन 6 है उसका आंसर सी सही होगा, और क्वेश्चन 5 का आंसर बी सही होगा, क्वेश्चन 4 का आपका आंसर जो है ए सही होगा, और क्वेश्चन 3 का आंसर आपका जो है वह डी सही होगा। अब यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन होगा आपका, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तालाब है, समुद्र है, नदियाँ, ये आपके नेचुरल इकोलॉजी हैं। तो कृत्रिम पारितंत्र होगा आपका खेत जो है, कृषि जो की जाती है वह कृत्रिम पारितंत्र है, जहाँ से आपको ऑक्सीजन या बाकी चीज़ें पेड़ पौधों को प्राप्त होती हैं, क्योंकि फसलों के द्वारा भी अपना वो भोजन खुद बनाते हैं जो है। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण आपका यहाँ पर खेत होंगे।